नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री पैराडाइज में। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी यूपी कैडेट की। इससे पहले 2 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा किया था। तो आज इसका तीसरा वीडियो आने जा रहा है। आपसे हमारा रोज वीडियो आया करेगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, और हम जल्दी ही नोटिफिकेशन भी देंगे कि यूपी कैडेट का एग्जाम की परीक्षा से रिलेटेड की कब होने वाले हैं वो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी रुकावट के। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो सूरजमुखी से रिलेटेड है। तो देखिए, जब भी कोई फसल का नाम आए तो आप अपने मन में तुरंत उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, उसकी फैमिली कौन सी है, ये तीनों चीजें आप अपने मन में रिवाइज कर लिया करिए। जिससे क्या होगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं इनको। जैसे अगर सूरजमुखी आया तो इससे इसकी फैमिली क्या है बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। मैं झूठ नहीं बोला कि जो सूरजमुखी है वो उसकी फैमिली क्या है, क्योंकि इसकी फैमिली कोई कॉमन फैमिली नहीं है, ठीक है, थोड़ा हट के नाम है इसकी फैमिली जो है, या फिर कुल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसका नाम है एस्टेरेसी। क्या है दोस्तों? एस्टेरेसी। अब जैसे आपको मालूम है कि कुछ फैमिली के नाम 2 नाम होते हैं, जैसे लेगुमिनेसी का फैबेसी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रैमिनी का जो घास कुल होता है जिसमें आपका अनाज वाली फसलें आती हैं, उसका दूसरा नाम होता है पोएसी। ऐसे ही जो एस्टेरेसी है इसका दूसरा नाम होता है आपका कंपोजिटी। क्या होता है? कंपोजिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, एस्टेरेसी या कंपोजिटी 2 नाम होते हैं इसकी फैमिली के। ठीक, अब पूछ लिया जाता है इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, तो 2n बराबर 34 होता है। ठीक, फिर पूछ लेते हैं अगर इसका बोटेनिकल नेम अपने मन में ही रिवाइज कर लीजिए आप, हेलियंथस एनस। क्या होता है दोस्तों? हेलियंथस एनस। 2-3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, हेलियंथस एनस। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये इतना इंट्रो देना, इंट्रो आपको रिवाइज करना जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी बहुत सरल क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहीं पे ले लीजिए, अगर सूरजमुखी की फैमिली पूछ ले तो आपका 1-4 नंबर पक्के तुरंत, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। ऐसे ही इस क्वेश्चन का कह रहा है कि प्रथम संकर किस्म। अब देखो, संकर किस्म क्या होती है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई एक वैरायटी है ए, ठीक, इसमें कोई खास चीज है, मान लीजिए कि ये बहुत उसको कम पानी चाहिए, या फिर ये रोग अवरोधन क्षमता है इसके अंदर, ठीक। और एक वैरायटी है बी, ठीक, ये बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन ए वाली जो थी ये देर में पकती है, ये बी वाली बहुत जल्दी पक जाती है। लेकिन ए के पास क्या है? रोग अवरोधन क्षमता ज्यादा है, बी के पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हमको ये दोनों तरीके की विशेषताएं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ऐसी वैरायटी बनाते हैं जिसका इन दोनों वैरायटी की विशेषताएं एक ही वैरायटी में आ जाए। तो हमने मान लो एक वैरायटी बना ली ए बी। अब इसमें क्या होगा? ये जल्दी तैयार भी हो जाएगी, जल्दी पक भी जाएगी, और इसमें क्या होगा कि इसमें रोग अवरोधन क्षमता भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग भिन्न भिन्न वैरायटी से मिलकर बनी है। तो ऐसी किस्म क्या कहलाएगी? हमारी संकर किस्म। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जैसे हमने 2 अलग अलग वैरायटी थी, इनकी अलग अलग विशेषताएं थी, ठीक है। और हमने क्या किया? इन दोनों का क्रॉस करा दिया, और एक वैरायटी जो बनी उसके अंदर उन दोनों की विशेषताएं आ जाएगी। तो अब हमें ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म कौन है। अब प्रथम संकर किस्म से एक क्वेश्चन जरूर आता है, लिख के ले लीजिए आप बात। चाहे वो पूछ ले कॉटन की कौन सी होती है, ठीक, चाहे पूछ ले बाजरा की कौन सी होती है, चाहे आपकी अरहर की पूछ ले, ठीक है, चाहे आपकी ज्वार की पूछ ले, तो आपको सब बताता हूं मैं। जो आपकी सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म है वो कौन है? BSH1। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, सब में याद रखिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, देखिए HB1, ये किसकी है? ये आपकी है बाजरा की, ठीक, बाजरा की क्या है? प्रथम संकर किस्म। अब ये देखिए ICPH8, ठीक है, ये किसकी है आपकी? ये अरहर की प्रथम संकर किस्म है आपकी, ठीक। अब ये देखो लिखा है CSH1, ये सारी संकर किस्म है, प्रथम संकर किस्म। ज्वार की आपकी प्रथम संकर किस्म है, ये याद रखिएगा ये सब चीजें। तो मैंने आपको इतनी चीजें अभी बता दी। BSH किसकी हो गई? सूरजमुखी की। ये किसकी हो गई? बाजरा की। और ये किसकी हो गई? अरहर की। और CSH1 किसकी हो गई? आपकी ज्वार की। सबसे ज्यादा पूछी अगर जाती है तो ये ज्वार वाली बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। ज्वार वाली काफी बार आ चुकी है, मैंने पिछले साल के जो पेपर उठा के देखे थे तो उसमें जो CSH1 है ये 2-3 बार लगभग मुझे दिखाई पड़ा ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पशुओं की हड्डियों की खाद में कौन सा तत्व होता है? अब देखो, अगर पशुओं की हड्डियों की खाद जो होती है उसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं बोन मील, ठीक है, याद रखिएगा, बोन मील। जैसे क्या होता है, कोई जानवर आपके यहाँ मर गया तो आपने उसको खेत में गाड़ दिया जाके, अब उसका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा या विघटन होगा। अब जब उसका विघटन होगा तो उसके शरीर में जो भी प्रोटीन वोटीन होगा सब सड़ जाएगा, सब गल जाएगा। उससे क्या होगा? हमें बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमें फास्फोरस प्राप्त होता है उससे, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? बी। ज्यादातर लोग इसमें गलती कर जाते हैं, नाइट्रोजन लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा हमें कौन सा प्राप्त होगा? तो वो प्राप्त होगा आपका फास्फोरस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार नहीं आएगा ये समय। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। गोबर की खाद, गोबर की खाद का दूसरा नाम कोई पूछ दे इंग्लिश में तो इसको कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। मैन्योर मतलब खाद, फार्म का मतलब आपका खेत, और यार्ड मतलब वहां पे तैयार करी गई हुई खाद। ठीक, समझ गए आप, फार्म यार्ड मैन्योर। अब आजकल के एग्जामिनर दोस्तों बहुत चालाक हो गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है गोबर की खाद लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है। तो क्या करते हैं, वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, उनको कंफ्यूजन में डालने के लिए इंग्लिश में लिख देते हैं। मतलब लिखेंगे वो हिंदी में ही, लेकिन नाम इंग्लिश में लिख देंगे। अभी वहां पे ये गोबर की खाद ना लिख के पूछ दे फार्म यार्ड मैन्योर में कितना फास्फोरस होता है, तो क्या आप बता पाएंगे? अगर आपको नहीं पता होगा कि गोबर की खाद को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो आप कैसे बता पाएंगे? अच्छा, तो इसमें क्या पूछा गया, फास्फोरस कितना होता है। गोबर की खाद में हमारा तीनों चीजें मौजूद होती हैं, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीनों चीजें मौजूद होती हैं। तो मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। मैंने आज से, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था आज से 7-8 साल पहले, तब मैंने ये ट्रिक याद करी थी। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे आज भी ये ट्रिक वैसे ही याद है। कैसे, मैं बताता हूँ। आपने अठन्नी चवन्नी का सिक्का तो देखा ही होगा। चवन्नी मतलब 25 पैसा, अठन्नी मतलब 50 पैसा, ठीक है ना। तो NPK होगा वो आपका, इसको आपको याद रखिए, अठन्नी, ठीक है, अठन्नी, यह होगा चवन्नी, ये होगा फिर अठन्नी। कैसे, अभी जो आपकी जो नाइट्रोजन है वो पाई जाती है आपकी 0.5% मतलब 50 पैसा अठन्नी। अब जो आपकी फास्फोरस है वो कितनी पाई जाती है, 0.25, या फिर कहीं पे अगर 2.5 ना लिखा हो तो यहाँ पे कितना लिखा होगा, 0.2% लिखा होगा। ठीक, अभी पूछा जाए पोटास कितनी पाई जाती है, तो फिर हमने क्या बोला था, अठन्नी, 0.5%। ठीक, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप खुद देख के। फास्फोरस कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया कि अठन्नी चवन्नी अठन्नी, NPK, अठन्नी हो जाएगा N मतलब 0.5, चवन्नी क्या हो जाएगा 25 पैसा मतलब 0.25। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा। अगर आपसे पोटास पूछ देता तो फिर आप अठन्नी ले आइए 0.5, है कि नहीं, 50 पैसे। 0.5 को हम लोग चाहे 0.50 लिख लें, 50 पैसे, बात वही होती मैथ में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिए हमारी वीडियो को, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा कि हमारी वीडियो लाइव हो गई है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यूपी कैडेट के लिए मैं हिंदी में डालता रहता हूँ वहां पे, और भी चीजें आपको पता चलती रहेंगी कि कब कौन सा फॉर्म भरा जा रहा है, कब किसका पेपर होने वाला है, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जब 2013 में मान के चलिए जब पेपर दिया था कक्षा 12 का, आपका तो खैर प्रमोट हो जाएंगे आप लोग, तो पूछा गया था कि भेड़ की, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था कि टपिंग क्या होता है, ये लिखने को आया था। ठीक है, तो भेड़ की जो संभोग क्रिया होती है उसको हम लोग टपिंग बोलते हैं, याद रखिएगा, टपिंग, जैसे आपको फोटो में दिखाया गया है। अब यहाँ पे जैसे और ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक, कवरिंग दिया है, कपलिंग दिया है, तो ये सब आपके जो पशुपालन वाले गुरुजी होंगे वो आगे आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक मैं यहाँ से आपको ऊपर ऊपर बताए दे रहा हूँ क्या होता है। अब जैसे जो घोड़ा होता है, ठीक, घोड़ा में जो आपकी संभोग की क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कवरिंग, याद रखिएगा, कवरिंग कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इसमें ये किस में होती है, ये आपकी भेड़ में होती है। ठीक, भेड़ को हम लोग इंग्लिश में शीप बोलते हैं। अब जो लैम्बिंग होती है, जो भेड़ होती है उसमें बच्चा देने की जो क्रिया होती है, ठीक है, बच्चा देने की क्रिया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लैम्बिंग। ठीक, लैम्बिंग, यहाँ पे ये लिखा भी है, ठीक है, लैम्बिंग। अब बचता क्या है आपका, कपलिंग। जो आपके सुअर होते हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में पिग कहते हैं, ठीक है, तो जो पिग होता है उसमें जो संभोग की क्रिया होती है उसको हम लोग कपलिंग बोलते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म है दोस्तों, जो आपके पशुपालन वाले गुरुजी हैं, जो आपको एग्री पैराडाइज में पशुपालन पढ़ा रहे थे पिछले 1 साल से, वो आपके लिए जल्दी ही इस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया कि भेड़ में क्या होगा, टपिंग हो जाएगा, घोड़े में कवरिंग हो जाएगा, सुअर में कपलिंग हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो भेड़ में बच्चा देने की क्रिया होगी उसको लैम्बिंग बोल देंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते निश्चित पूछा, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में भी मैंने इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन डाला था, किसी चीज का लाल रंग से शायद रिलेटेड था। मैं इसमें भी बताऊंगा आपको कि इसमें पूछा गया है। देखिए मूली बनी हुई है, मूली में तीखापन जो हल्की चरपराहट जैसी होती है वो किस कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा कठिन नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, आइसोथायोसाइनेट। क्या है दोस्तों, आइसोथायोसाइनेट। वर्ड को तोड़ के याद करिए, देखो आइसो, पहले आइसो याद करिए, फिर थायो याद करिए, फिर साइनेट, पूरा बन गया आइसोथायोसाइनेट, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और ऑप्शन दिए गए, देखिए एक है कुरकुमिन। ठीक है, कुरकुमिन जो हल्दी का आपका पीला रंग होता है, ठीक है, जो हल्दी होती है जिसको हम लोग अंग्रेजी में टर्मरिक बोलते हैं। थोड़ा इंग्लिश के नाम याद करने की भी कोशिश करिए आप, क्योंकि आपको CSA में एडमिशन लेना है तो इंग्लिश जरूर याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप वहाँ BSc AG करने जाएंगे तो इंग्लिश का बहुत महत्व है, सारी चीजें इंग्लिश में ही आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है,
तो हल्दी का जो पीला रंग होगा वो किसके कारण होगा? कुरकुमिन की वजह से। यहाँ पे एंथोसाइनिन। मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक ट्रिक बताई थी कि जितनी भी चीजों का अगर आपसे लाल रंग पूछ दे कि अनार का लाल रंग किस कारण होता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, या पूछ दे सेब का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो सब एंथोसाइनिन की वजह से होता है। लेकिन टमाटर के केस में दोस्तों ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। और टमाटर ही पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत चतुर हैं आपके एग्जामिनर, वो आपको फंसाना उलझाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपने सही से पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। तो जो टमाटर होता है उसका होता है आपका लाइकोपिन के कारण लाल रंग, ठीक है, लाइकोपिन, लाल रंग। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी कि मूली में तीखापन पूछ ले तो हो गया आइसोथायोसाइनेट के कारण, टमाटर में अगर पूछ ले लाल रंग तो लाइकोपिन के कारण, सेव में लाल रंग या अनार में लाल रंग या किसी और चीज में लाल रंग पूछ ले तो सब एंथोसाइनिन पे आप आंख बंद करके टिक मार सकते हैं। हल्दी में पूछ ले पीला रंग तो कुरकुमिन के कारण, कुरकुमिन। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। देखिए बताता हूँ, ये आप मुर्गा देख रहे हैं, जो हमारे पंजाब तरफ क्या होता है, जो अपना नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे लड़ाई कराई जाती है मुर्गों की, बहुत ही मनोरंजन के लिए। सब लोग खूब भीड़ इकट्ठा होते हैं, जैसे आप मेले में देखते होंगे कहीं पे बंदर का वो प्रोग्राम कराते हैं, ऐसे ही वहाँ पे क्या होता है कि मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, ठीक है। बहुत हंसने वाली बात जरूर है, लेकिन वहाँ पे मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा होती है पंजाब वगैरह में, उधर साइड में, नॉर्थ इंडिया में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध क्रीड़ा, ठीक है, हेतु प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो कौन सी नस्ल है जो लड़ाई के लिए कराई जाती है? मतलब मनोरंजन, यहाँ पे अगर युद्ध क्रीड़ा ना लिख के आपसे मनोरंजन लिख सकते हैं, याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ कि मनोरंजन के लिए कौन सी मुर्गी की नस्ल फेमस है, ठीक है, तो आपकी असील जो है, असील ब्रीड ऑफ पोल्ट्री या फिर मुर्गी, वो लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे देखिए एक ब्रीड दी गई है कड़कनाथ, तो इसका काला मीट होता है, इसका जो मीट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? काले रंग का होगा, तो कड़कनाथ काले रंग के लिए। अब ये तो आपने बहुत फेमस नाम है, सुना होगा मुर्गियों में। व्हाइट लेगहॉर्न है सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी, ठीक है, सबसे ज्यादा अंडा। तो क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा अंडा कौन सी मुर्गी देती है, तो आपकी कौन सी हो गई? व्हाइट लेगहॉर्न। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आप कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। आपने कोशिका पढ़ा होगा, ठीक है, फ्लोएम पढ़ा होगा, फ्लोएम, जाइलम। तो देखिए एक होता है जाइलम ऊतक, एक होता है फ्लोएम ऊतक, ठीक है। जो जाइलम वेसल्स होती हैं या फिर जाइलम ऊतक हो गए या फिर टिश्यू हो गया, तो जाइलम से क्या जाता है? जल, ठीक है। जल और पोषक तत्व जो होते हैं, जैसे मान लो आपका ये पेड़ लगा है, ठीक है, ये पेड़ लगा, ये नीचे जमीन है आपकी, ठीक, ये सब मिट्टी है आपकी। अब यहाँ पे नीचे पानी भरा है, ठीक। अब ये जो पानी पौधा लेगा ये फ्लोएम के थ्रू ही लेगा। अब यहाँ पे इसकी पेड़ में फ्लोएम मतलब जाइलम मौजूद होगी, माफ करिएगा मैं गलत बता गया, जाइलम जो मौजूद होगी, तो जाइलम के की वजह से ये पानी सीधे पूरे पौधों के सभी भागों में पहुंच जाएगा पानी, ठीक। अब इस पेड़ पे फल लगेंगे या फिर खाना बनाएगा, या प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो ये खाना बनाएगा, ठीक। अब क्या होता है, कभी कभी खाना कहीं कहीं पे पत्तियों में संग्रहित होता है जाके, कहीं कहीं पे वो जड़ों में भी संग्रहित होता है जाके। तो जो अगर पूछ ले आपसे जाइलम, तो जाइलम का क्या काम था? जल और पोषक तत्व का, ठीक है, पोषक तत्व का संवहन करना या परिवहन करना, ठीक। पूछ ले फ्लोएम का क्या काम था? तो जो फूड मटेरियल है, ठीक है, फूड मटेरियल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ, ठीक, खाद्य पदार्थ, उसका अगर परिवहन पूछ ले किस के द्वारा होता है, तो हो गया फ्लोएम, ठीक। पूछ ले जल, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? जल, तो जल का होता है जाइलम के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्या बताता हूँ कैसे। आपने सुना होगा जो दलहनी फसल होती हैं, उनमें देखिए उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है, ठीक। अब इसमें एक बैक्टीरिया रहता है, आपको पता है कौन सा बैक्टीरिया होता है? बताइए बताइए, आपको जरूर पता होगा, राइजोबियम, ठीक है। आपके जो पशुपालन वाले गुरुजी हैं या फिर जो एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं कक्षा 11 में, उन्होंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है कि कैसे हम उपचार करते हैं दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर से, ठीक है, और क्या क्या मात्राएं लेनी पड़ती हैं आपको। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया दे रहा हूँ। राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो आपकी दलहनी फसलों की जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है, उसको क्या सीधे जमीन में फिक्स कर देगा और आपके जो पौधे होंगे वो आराम से ले लेंगे। तो आपको जो दलहनी फसलें होती है उनमें नाइट्रोजन कम मात्रा में डालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपसे पूछ लिया कि दलहनी फसल में कितना एनपीके चाहिए, तो हमेशा एन कम लिखिएगा, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा कम ही लिखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कम ही डाली जाती है, बची कुची मात्रा को राइजोबियम पूरी कर देता है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। अब एक तत्व है जिसको हम कहते हैं मॉलिब्डेनम, जिसका ये साइंटिफिक फॉर्मूला है, ठीक है, एमओ लिखते हैं इसको, क्या नाम है, मॉलिब्डेनम, ठीक है, ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। मॉलिब्डेनम क्या करता है, जो इनकी एक्टिविटी होती है, इनकी कार्यशीलता होती है राइजोबियम की, उसको बढ़ा देता है। अब जब ये जल्दी तेज काम करेंगे तो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी तेज होगा। तो समझ में आया आपको दोस्तों कि कौन सा आवश्यक पोषक तत्व हुआ, राइजोबियम या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, तो वो हो गया मॉलिब्डेनम। समझ गए आप, इसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एमओ। आपको कभी भी मॉलिब्डेनम लिख के नहीं देंगे पेपर वाले, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे याद करना सरल है। वो हमेशा आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये देखेंगे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में मॉलिब्डेनम को क्या लिखा जाता है, तो एमओ लिखा जाता है, एम बड़ा ओ छोटा। अब सीयू को जैसे कॉपर लिखा जाता है, एफई को आयरन लिखा जाता है। तो केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि पूछते हैं जगह जगह पे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके, क्योंकि ज्ञान जो होता है दोस्तों आपका बांटने से ही बढ़ता है। तैयारी करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।